हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे वर्क एनर्जी पावर और हम क्वेश्चन आंसर इस पे कर रहे थे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी को चलो डिकोड करते हैं। तो आंसर होगा हमारा द एनर्जी possessed by a body possessed by a body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अपनी गति के कारण किसी वस्तु पे जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गति के कारण किसी वस्तु के पास की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे इसका फॉर्मूला भी लिख दे। ठीक है, वेयर एम इज मास यानी कि द्रव्यमान, एम का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान से है और वी का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है यानी कि वेग है। ठीक है, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, वी का मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग हो गया। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी से हम क्या समझते हैं? तो गतिज ऊर्जा से हम क्या समझते हैं? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अपनी गति के कारण किसी वस्तु पे जो ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। सो द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो गति के कारण किसी वस्तु के पास की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम बराबर मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, वी बराबर वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया। ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये जनरली फॉर्मूला इसका है, किसका? काइनेटिक एनर्जी का। ये आपको याद रखना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द फैक्टर्स on which kinetic energy depends। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो हम कह सकते हैं आंसर में हम कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा
निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले मास ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु के द्रव्यमान पर। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वस्तु के वेग पर। इन दो चीजों पर वस्तु काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, यानी कि K बराबर होता है हाफ mv²। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब पहली बात, मोर मास, हम कह सकते हैं हैवियर द मास, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, और कंडीशन क्या हो गई, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी बट वेलोसिटी शुड सेम, या वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान, वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी उसकी गतिज ऊर्जा परंतु वेग समान रहना चाहिए। वेग एकदम समान रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि अगर वेग नियत है, तो द्रव्यमान जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा हम कह सकते हैं। तो हैवी मास मोर काइनेटिक एनर्जी। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना, वेलोसिटी। द मोर द वेलोसिटी, of a body keeping mass constant, the more will be the kinetic energy। हम कह सकते हैं यदि द्रव्यमान नियत हो, यदि द्रव्यमान नियत हो तो वेग बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। चलिए, ठीक है, ये दो कारक याद रखेंगे। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
सो गति के कारण किसी वस्तु के पास की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहां m का मतलब द्रव्यमान है, v का मतलब वेग है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, देखो गतिज ऊर्जा किन किन चीजों पर निर्भर करती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्न कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी बॉडी की इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो मास ऑफ द बॉडी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वस्तु के वेग पर, यानी कि दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन गया है ना, याद रखेंगे बात। अब हमें साफ समझ में आ रहा है कि भैया m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर v को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि द्रव्यमान जितना ज्यादा गतिज ऊर्जा उतना ज्यादा, तो हैवियर द मास मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, बट वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कि वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना उसकी गतिज ऊर्जा होगी, परंतु वेग समान रहना चाहिए। तो v बराबर कांस्टेंट यानी कि नियत, हैवी मास मोर काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी गतिज ऊर्जा होगी। So the more the velocity of a body keeping mass constant, the more will be the kinetic energy। यदि द्रव्यमान नियत हो तो वेग बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये बात याद रखना है ना, लेकिन द्रव्यमान हमारा नियत होना चाहिए, मास को कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग with same velocity, find which one has more kinetic energy। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रक है और एक कार है, दोनों के दोनों समान वेग से चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रक और एक कार है, तो एक ट्रक और एक कार दोनों समान वेग से चलते हैं, दोनों समान वेग से चलते हैं, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? ठीक है, एक ट्रक और एक कार दोनों समान वेग से चलते हैं, तो गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? अब देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, मान लेता हूं लेट m बी द मास ऑफ ट्रक, यानी कि m को माना मैंने ट्रक का मास, ट्रक का द्रव्यमान, तो m ट्रक का द्रव्यमान है। ठीक है, और v यहां पर वेलोसिटी ऑफ ट्रक है, यानी कि v क्या है, ट्रक का वेग है। तो वहीं पर छोटे m को हम मास ऑफ कार मान लेते हैं, यानी कि कार का द्रव्यमान। ठीक है, छोटे m को हमने कार का द्रव्यमान मान लिया, और v तो यहां पर कार का वेग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों समान वेग से चल रहे हैं, तो v हो गया कार का वेग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार। तो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ कि एक जगह लिख देता हूँ ट्रक, इससे आपको आसानी हो जाए, एक जगह लिख देता हूँ कार, ट्रक, और एक जगह लिख दिया मैंने कार। तो ट्रक का मास क्या माना है हमने, कैपिटल M, ट्रक का द्रव्यमान क्या माना हमने, कैपिटल M, वेलोसिटी कितनी मान ली हमने, वेग कितना मान लिया हमने, v, कार का मास कितना मान लिया हमने, स्मॉल m, छोटा m, कार का जो यानी कि द्रव्यमान हमने माना है वो कितना माना है, छोटा m ना,
ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, v है, वेग कितना है, v है। अब एक बात तो मुझे समझ में आती है भाई, ट्रक भारी होगा यानी कि मास ऑफ ट्रक विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ कार, आया ना, सीधी सीधी सी बात है। ट्रक भारी होगा, कार हल्की होगी, इतना तो सबको समझ में आता है। यानी कि मैं कह सकता हूं ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होगा कार के द्रव्यमान से, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ ट्रक विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ कार। तो ये बात हमें समझ में आता है कि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से बड़ा होगा। तो अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, देखो डायरेक्ट नहीं करना पड़ता, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ट्रक की गतिज ऊर्जा, स्कूल का एग्जाम है, ट्रक की गतिज ऊर्जा, तो हमें सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो ट्रक की गतिज ऊर्जा, हमने ट्रक की गतिज ऊर्जा को के मान लिया, के क्या मान लिया, के टी, टी मतलब ट्रक, ठीक है। तो कैसे निकाली जाएगी, के टी बराबर हाफ एम वी का स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ले लेते हैं, कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार यानी कि कार की गतिज ऊर्जा, कार की गतिज ऊर्जा, तो कार की गतिज ऊर्जा को हम मान लेते हैं के सी, और कार की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। हमने डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट को 2 से, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग देने पर बन जाएगा के टी अपॉन के सी बराबर हाफ एम कैपिटल एम वी का स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ से हाफ कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो क्या आ गया, ट्रक बटा कार बराबर एम बटा छोटा एम। अब हम एक चीज जानते हैं कि एम जो है, सिंस एम जो हमारा है, मास ऑफ ट्रक जो है वो ज्यादा है छोटे एम से, तो यहां से हम बोल सकते हैं के टी विल बी therefore के टी विल बी ग्रेटर देन के सी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक भी ज्यादा हो जाएगी कार से। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ विल बी मोर यानी कि ट्रक की गतिज ऊर्जा कार की गतिज ऊर्जा से चलिए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो एक ट्रक है और एक कार है, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। आपसे पूछा किसके पास ज्यादा गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा है। एक ट्रक और एक कार दोनों समान वेग से चलते हैं, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हमने कहा लेट एम बी द मास ऑफ ट्रक, यानी कि बड़ा एम हमने ट्रक का मास मान लिया, एम बड़ा एम ट्रक का द्रव्यमान है और छोटा एम कार का द्रव्यमान है। नोट करेंगे इसे। तो हमने माना v वेलोसिटी ऑफ ट्रक, v को हमने ट्रक का वेग मान लिया, तो m इज द मास ऑफ कार, कार का द्रव्यमान हमने छोटा m माना है, और v हमने माना है कार का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। अब क्या किया जाए, ट्रक और कार का द्रव्यमान हमने कितना माना है, तो ट्रक का द्रव्यमान मास हमने m माना, कार का मास यानी कि द्रव्यमान हमने छोटा m मान लिया, वेलोसिटी v, वेग v मान लिया, वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी v ही होगी। क्वेश्चन
में नहीं दिया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ट्रक तो भारी ही होगा, ट्रक बड़ा होता है, भारी होता है कार से, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये खैर अपना कॉमन सेंस भी है कि मास ऑफ ट्रक विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ कार, यानी कि जो ट्रक का द्रव्यमान है वो कार के द्रव्यमान से ज्यादा ही होगा। ट्रक का द्रव्यमान जो है वो कार के द्रव्यमान से बड़ा है, तो m विल बी ग्रेटर देन m, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक अगर देखी जाए, ट्रक की गतिज ऊर्जा kT है, यानी कि kT काइनेटिक एनर्जी ट्रक की है, तो kT विल बी हाफ mv स्क्वायर। तो kT का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कार की निकाली जाए, कार की गतिज ऊर्जा तो kc बन जाएगी, ठीक है। kc यहाँ पर कार की गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो kc इज इक्वल टू हाफ m हो जाएगा आपका क्या, मास ऑफ कार। कार का मास छोटा m था, v स्क्वायर। हमने पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे दिया, यानी कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से भाग दे दिया है, फर्स्ट को सेकंड से कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को डिवाइड हम करेंगे, तो kT अपॉन kc, हाफ से कट जाएगा हाफ, तो यहाँ आ जाएगा kT अपॉन kc इज इक्वल टू m अपॉन mv स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, तो kT अपॉन kc इज इक्वल टू m बाय m, m अपॉन m मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार, कार का ट्रक का द्रव्यमान बटे कार का द्रव्यमान, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें पता लग गया, क्योंकि कार का ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा था कार से, तो ट्रक की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि वेग समान है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक विल बी मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, यानी कि ट्रक की गतिज ऊर्जा कार की गतिज ऊर्जा से ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन है सेम, अ ट्रक of mass 1000 kg and a car of mass 500 kg are moving with a velocity of 20 meter per second and 30 meter per second respectively. Find the ratio of their kinetic energies। क्या कह रहा है, एक ट्रक, या मैं कहूं एक ट्रक जिसका द्रव्यमान, या मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, 1000 किलो का ट्रक व 500 किलो की कार 20 मीटर पर सेकंड व 30 मीटर पर सेकंड के वेग से क्रमशः चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। एक तरफ हमें दे रखा है ट्रक और एक हमें दे रखी है कार। ट्रक का मास हमें दे रखा है, ट्रक का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, 1000 किलो, और कार का मास हमें दे रखा है 500 किलो। ट्रक की वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेग हमें दे रखा है v बराबर 20 मीटर पर सेकंड, और कार की वेलोसिटी यानी कि वेग हमें दे रखा है
v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। मास और वेलोसिटी हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी का ट्रक की देखें तो kT मान लेते हैं, या हम k1 मान लेते हैं, kT मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, यानी कि ट्रक की गतिज ऊर्जा। और kc मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, यानी कि कार की गतिज ऊर्जा। तो हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा है ट्रक जिसका 1000 किलो द्रव्यमान है, एक कार जो 500 किलो की है, ये दोनों 20 मीटर पर सेकंड और एक 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। हमें गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो kT निकाल लेते हैं। तो kT कितना बन जाएगा? kT बन जाएगा हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। तो kT हाफ की जगह रखेंगे हाफ, m हो जाएगा 1000 और वेलोसिटी है 30 का स्क्वायर, यानी कि kT बराबर हो जाएगा 500 गुणा 30 गुणा 30। इसको इक्वेशन समीकरण पहला मान लेते हैं। kc बराबर भी होगा हाफ m v का स्क्वायर। तो कार की गतिज ऊर्जा आ जाएगी हाफ, m कितनी देर की भैया? 500 किलो, और v बन जाएगा, सॉरी ये 20 दिया था ना, इसके ट्रक की 20 है, ठीक है 20 करना, ट्रक का 20 का 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 20। वहीं पर कार जो है हमारी वो है 30 का स्क्वायर, तो 500 से कटेगा 250 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे जरूरत थी नहीं, बट स्टिल हमने काट दिया, चलो इंटू 30 जो कि समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या किया जाएगा? पहले समीकरण को दूसरे से भाग देते, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विल बी इक्वल टू 500 इंटू 20 इंटू 20, 500 गुणा 20 गुणा 20, और यहाँ जाएगा 250 गुणा 30 गुणा 30। तो 250 से कटेगा 2, 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रक अपॉन काइनेटिक एनर्जी कार बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ गया 3 3 9। तो 8:9 हमारा यहाँ पर रेशियो बन गया, यानी कि ट्रक और कार की गतिज ऊर्जा का अनुपात बन गया 8:9, 8:9। चलिए याद रखिए बात, कैसे निकालना अनुपात याद रखेंगे। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो ट्रक की गतिज ऊर्जा थी हाफ mv स्क्वायर, हाफ m की जगह लगाया 1000 गुणा 20 का स्क्वायर, तो 2 कटा, 2 से 1000 कटा, 500 गुणा 20 गुणा 20। और वैसे ही हमारे पास कार की काइनेटिक एनर्जी आएगी 250 गुणा 30 गुणा 30, क्योंकि 500 कटेगा 250 बार, तो इन दोनों का रेशियो अनुपात निकालना था। तो 500 गुणा 20 गुणा 20 बटा 250 गुणा 3 गुणा 3, तो 250 से कट जाएगा 500, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 0 0 से कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा 9, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ट्रक की गतिज ऊर्जा और कार की गतिज ऊर्जा आ जाएगी 8:9, यानी कि 8:9। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में और इस पे प्रश्न करेंगे और इस पे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।